लंदन ने दिया था तथा इसका विस्तार पॉलिंग एवं स्लेटर ने किया। तथा इसका विस्तार किस किसने किया बेटा? पॉलिंग एवं स्लेटर ने। तथा इसका विस्तार पॉलिंग एवं स्लेटर ने किया। दो तो हो गए हाइडलर और लंदन, और एक हो गए पॉलिंग और स्लेटर। जो संकरण है ना बेटा, संकरण के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था? पॉलिंग ने बताया था। देखो सुनो, इसमें बात हुई, देखो संयोजकता बंध सिद्धांत, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, यह सहसंयोजक बंध के बारे में बात करता है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, नोट्स में सब है, उसमें से पढ़ना, पर इनको समझ लिखते चलो और समझते चलो। यह सहसंयोजक बंध के बारे में बात करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के कैसे बनता है? साझे से। जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। देखो बेटा बोर्ड पे देखो, सबसे पहली बात अपन कुछ चीजें लिखते हैं। सबसे पहले कक्षक। बेटा कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ठीक है। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। इस तरीके से 4 प्रकार के होते हैं। ये है एस कक्षक। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, और या तो पूरे के अंदर पॉजिटिव 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 होगा, या फिर पूरे के अंदर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से प्रेजेंट होता था। मैंने तुम्हें सममिति के तत्व पढ़ाए थे, यूनिट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समावयवता। सममिति के तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कितने प्रकार के थे सममिति के तत्व बेटा? 3 प्रकार के। वेरी गुड। पहला सममिति का तल, बहुत बढ़िया। दूसरा सममिति का अक्ष, और तीसरा सममिति के केंद्र को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आई। वेरी गुड, ये आया आंसर। सममिति के केंद्र को आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और सममिति का केंद्र क्या था? वह केंद्र जिससे विपरीत दिशा में जाने पर यदि समान समूह मिलते हैं तो उसको हम सममिति का केंद्र कहते हैं, और सममिति के केंद्र को आई से प्रदर्शित करते हैं। माना ये इसका बीच का पॉइंट है, तो मैं इधर जाऊंगा, इधर भी धनावेश और इधर भी धनावेश, इधर भी धनावेश और इधर भी धनावेश। इसका मतलब इसमें आई क्या है? उपस्थित है। और जिनमें आई उपस्थित होती है, ऐसे कक्षकों को बेटा जी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी रेट। अब आ जाओ पी कक्षक। हाँ एक बात और, एस कक्षक अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक का मतलब है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व इनमें पाया जाता है वो किसी भी एक निश्चित दिशा में नहीं पाया जाता, ये सभी दिशाओं में उपस्थित होगा, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। इसीलिए ये कैसे होते हैं? अदिशात्मक। पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, बनाते चलो इसको मेरे साथ। एक तो कौन सा? पी एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे उपस्थित है। एक कौन सा बेटा? पी वाई, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस पे? पी वाई पे। और एक कौन सा बेटा? पी जेड, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस पे? वाई जेड एक्स। ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाली लॉब में नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तीनों के तीनों पी कक्षक अक्षों के ऊपर उपस्थित होते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है एक निश्चित अक्ष पे या निश्चित दिशा में पाया जाता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं? दिशात्मक। इसीलिए कैसे होते हैं कन्हैया? दिशात्मक। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा, आई उपस्थित है या अनुपस्थित है? यहां से ऊपर गया तो प्लस और यहां से नीचे गया तो माइनस। क्या समान समूह मिलेंगे अलग अलग? अलग अलग। जब अलग अलग मिलते हैं तो आई अनुपस्थित। बहुत बढ़िया। और जब आई अनुपस्थित होती है तो इनको बेटा अनजीरेट बोलते हैं, अनजीरेट। अब आ जाओ डी कक्षक पे। डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। डी कक्षक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो जो अक्षों के मध्य में उपस्थित होते हैं, जो अक्षों के मध्य में उपस्थित होते हैं, और एक वो जो अक्षों के, एक वो जो बेटा अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं। अक्षों के मध्य कौन कौन से उपस्थित होते हैं बेटा? 3 है वो। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अच्छा, नोडल तल जानते हो? नोडल तल जीरो होती है। नोड वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना जीरो होती है।
एस कक्षक में कितनी नोड है? शून्य। वेरी गुड। एस कक्षक में कोई भी नोड नहीं होती। पी कक्षक में? क्या बात है, पानी और ला दो यार, ऐसी का बुराई है। पी कक्षक पी एक्स में कितनी नोड होंगी? एक नोड होगी, ये रही वो, एक ये रही और एक ये रही। और डी में? डी में दो नोड होती हैं। अरे मेरी बात सुनो कन्हैया, नोडों की संख्या उतनी होती है जितनी दिंगशी क्वांटम संख्या की संख्या होती है। एस कक्षक के लिए दिंगशी क्वांटम संख्या कितनी है? एल 0। वेरी गुड। पी 1 11th क्लास में था, डी 2, एफ 3। तो डी में दो नोडल तल हैं, और वो दो नोडल तल, जैसे मैं आपसे पूछूं, पेपर में आपसे पूछा कि डी एक्स वाई में दो नोडल तल कौन से हैं, तो एक्स वाई के अलावा एक कौन सी अक्ष बच गई है? जेड। तो जेड का मल्टीप्लाई एक बार एक्स से कर दो और एक बार वाई से कर दो, क्या आएगा? एक्स जेड और वाई, ये दो नोडल प्लेन है। इसके लिए निकाल दोगे वाई जेड के लिए कौन कौन सी होंगी? एक्स वाई और एक्स जेड। समझदार हो, मतलब समझ तो जल्दी जाते हो तुम। एक्स वाई और एक्स जेड। जेड एक्स के लिए जेड वाई, और एक तो वाई जेड और एक फॉर एक्स वाई, दो नोडल तल है। निकाल लोगे ना नोडल प्लेन कैसे देखते हैं? और नोडल तल वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये तीनों के तीनों अक्षों के बीच में उपस्थित होते हैं इस तरीके से। ऊपर पॉजिटिव पाली तो नीचे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव। इधर देखो, ये भी इसी तरीके से होता है, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये एक्स अक्ष है तो ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ये जेड अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। पॉजिटिव पॉजिटिव। बताना बेटा, आई प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? वेरी गुड, प्रेजेंट है। इधर जाओगे तो भी प्लस और इधर जाओगे तो भी प्लस, इधर जाओगे तो भी माइनस और इधर जाओगे तो भी माइनस। आई प्रेजेंट, और जिनमें आई प्रेजेंट होती है उन्हें जीरेड कहते हैं। अक्षों के ऊपर, अक्षों के ऊपर डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 5। 3 तो निपटा दिया अपन ने, कितने बचे? 2। दो कौन कौन से बचे हैं बेटा? डी एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं बोलना, आप बोलना है डैश, माइनस मत बोला करो। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये हो गया डी एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ऊपर प्लस तो नीचे प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस। माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। ये कौन सा हो गया? डी जेड स्क्वायर। इन सब में आई प्रेजेंट होती है और सबके सब कैसे होते हैं? जीरेड होते हैं। ठीक है, दिशात्मक होते हैं ये भी, डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो एक ही अक्ष पे पाया जाता है। अच्छा, ये तीनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और इन तीनों को आपने पढ़ा होगा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ा था पिछली साल। सीएफटी किसने दी थी, किसने आविष्कार किया था? मैंने तो नहीं किया था कम से कम, और मेरे पड़ोसी ने भी नहीं किया था। वॉन ब्लैक और बेथे, इन तीनों को मिला के एक सेट बना था जिसका नाम क्या था? T2G सेट। तो ध्यान रखना, T2G सेट में कौन कौन से आते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये जी क्यों आया था? जी का मतलब था जी रेट। और देखो जी रेट कैसे देखते हैं, जब आई प्रेजेंट होता है तब जी रेट, इसीलिए T2G लगाया था। ये T2 क्यों लगा है, ये एमएससी प्रीवियस में पता चलता है केमिस्ट्री में, उससे पहले तुम सब आईएएस हो जाओगे, मुझे विश्वास है। और इन दोनों सेटों को मिला के क्या कहते हैं? ईजी। यहाँ भी जी क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों भी कैसे हैं? जी रेट है। जबकि पी कैसा होता है? अनजीरेड, और आई कैसा होता है? एस कैसा होता है? जीरेड। लिख लिया? ये तो हो गया आपकी कक्षकों की कहानी। एफ कक्षक को नहीं पढ़ते क्योंकि एफ कक्षक की आकृति अत्यधिक जटिल होती है, और अत्यधिक जटिलता, हम जटिल चीजों को नहीं पढ़ते, हम केवल क्या पढ़ते हैं? सरल चीज। हमें सरल चीज तो याद नहीं होती, हम जटिल याद कहां से करेंगे? क्यों कन्हैया? बहुत जोर दे हंसी आई है, तो खुश है वो छोरा। क्या नाम है राज इसका? सामने बैठा जो तेरे बगल वाला, तेरा नाम क्या बेटा तेरा?
लोकेंद्र, बहुत बढ़िया, लिख लिया कक्षक। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब देखो सुनो मेरी बात, जैसे मैं लिखता इन चार्टों को पढ़ते चलना, इन्हीं चार्टों से आपको पूरा समझ में आ जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन 3 प्रकार की होती है। बेटा सुनो मेरी बात, सुनते चलो फटाफट, बातें मत करो पर तुम। जब जब कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो कक्षकों का अतिव्यापन होता है और उस अतिव्यापन के द्वारा बंधों का निर्माण होता है। तो जब कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो कक्षक कितनी प्रकार से अतिव्यापन कर सकते हैं? 3 प्रकार से। एक तो अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन एक्सियल ओवरलैपिंग। एक होती है आपकी पार्श्वव्यापी अतिव्यापन। यार बेटा तीसरे वाली ना इंग्लिश में ही है और उसका नाम है फेस वाइज। अभी मत करें मोड़े माऊ, फेस वाइज अतिव्यापन। सुनो, अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पार्श्वव्यापी अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनते हैं और फेज वाइज अतिव्यापन से ओवरलैपिंग से डेल्टा बॉन्ड और फाई बॉन्ड बनता है। जब एक एक पाली कक्षकों की एक एक लॉब, एक एक पाली मुख्य अक्ष पर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, मुख्य एक्सिस पर, अक्ष पर अतिव्यापन करती है। यहां पर अतिव्यापन एक एक पाली का होगा और मुख्य अक्ष पे होगा, बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और अगर आपसे पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का ऑर्डर लगाओ, सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा, पाई, पाई के बाद बेटा डेल्टा, और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। इसीलिए आपने देखा होगा सिग्मा और पाई में से किसको सबसे पहले उड़ाता था मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहता था ना कि पाई बंध दुर्बल होता है, ठीक है। पार्श्वव्यापी अतिव्यापन, इसका चिन्ह का मतलब पता है ना? परपेंडिकुलर, लंबवत। लिख दूं कैसे, पूरा लिखूं लंबवत? हाँ मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो। लंबवत उपस्थित मुख्य अक्ष के, लंबवत उपस्थित मुख्य अक्ष के, परपेंडिकुलर प्रेजेंट टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हियर टू लॉब इंटरमिक्स विद ईच अदर। दो दो पाली अतिव्यापन करती हैं। यहां कैसे करती हैं बेटा? एक पाली एस की और एक पाली एस की मुख्य अक्ष पर, एस एस अतिव्यापन, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक एस का और एक पी आपस में ओवरलैपिंग कर ली, कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? एसपी ओवरलैपिंग। इस तरीके से जब एक एक पाली आपस में अतिव्यापन करती है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब जैसे ये मुख्य अक्ष हो गई, ये मुख्य अक्ष के लंबवत उपस्थित है, परपेंडिकुलर का साइन लगा रखा है, और जब इस तरीके से दो दो लॉब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? पाई बॉन्ड बनता है। जब चार चार लॉब, चार चार पाली आपस में जुड़ती हैं तो डेल्टा बंध का निर्माण होता है, और जब छह छह पाली आपस में जुड़ती हैं तब फाई बंध का निर्माण होता है। 3 ही पढ़ेंगे अपन, सिग्मा पाई, वैसे 2 ही पढ़ाने चाहिए पर एक ऑफर में है तुम्हारे लिए, एक सिग्मा पाई और डेल्टा, ठीक है। पाई को बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता था क्योंकि फाई बनता है एफ कक्षकों के द्वारा। चार चार पाली, और चार चार पाली कैसे होती हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गए जो अक्षों के मध्य में उपस्थित हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। ये दो अतिव्यापन, ये दो, ये दो और ये दो। इस तरीके के अतिव्यापन से कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है कन्हैया? डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होता है। लिख लिया, नहीं लिखा? अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। लिख लिया? ये लिख लिया बेटा, सिग्मा पाई डेल्टा फाई। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा, फिर पाई, फिर डेल्टा और सबसे कमजोर फाई। अब सुनो मेरी बात,
ध्यान से देखो, यहाँ लिख लिया मैंने एस कक्षक, यहाँ लिख लिया मैंने पी कक्षक और यहाँ लिख लिया डी कक्षक। यहाँ लिख लिया सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। क्या एस कक्षक सिग्मा बंध बना सकते हैं? बना, अभी बनाया तो था गोल गोल से होते अपन। क्या पी बंध बना, क्या इसको थोड़ा सा उल्टा करता हूं मैं, कैसे लिखूं देखो, ऊपर लिखता हूं सिग्मा पाई डेल्टा, सिग्मा पाई डेल्टा और इधर एस पी डी। अच्छा, क्या एस कक्षक सिग्मा बंध बना सकते हैं? पाई बंध नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? पहन लाओ बेटा, पहन लाओ, लाओ एक और लाओ, ध्यान रखना कौन सा किसका है, ठीक है। अगर इस तरीके से एक एक अक्ष मिल, एक एक लॉब मिलती है तो होता है सिग्मा, दो दो मिलती है तो पाई, ठीक है। पेन लाओ, एक और लाओ, ला देखो ये रहे। और जब इस तरीके से चार चार पाली अतिव्यापन करती हैं, अरे यार सिस्टम सा नहीं बैठ, इस तरीके से चार चार पाली अतिव्यापन करती हैं, देखो एक एक करेंगी तो सिग्मा, दो दो करेंगी तो पाई, और चार चार आपस में अतिव्यापन करती है तो कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है? डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो सुनो ध्यान से, ये हो गया एस पी और ये कौन सा हो गया? डी। तो सिग्मा एस बन गया। बताना एस कक्षक पाई बंध बनाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि एस कक्षक में तो एक ही पाली है और पाई बनाने के लिए कितनी पाली चाहिए? काट दो फिर क्रॉस। इसका मतलब एस कक्षक कभी भी पाई बंध का निर्माण नहीं करेंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एस कक्षक डेल्टा बंध बनाएंगे क्या? डेल्टा बनाने के लिए कितनी पाली चाहिए? और एस में कितनी है? पी तो पाई तो बना रहा हो, डेल्टा कहां बनाओ? क्रॉस। बताओ पी कक्षक सिग्मा बंध बना सकते हैं? बना सकते हैं, वेरी गुड। क्या पाई बना सकते हैं? क्या डेल्टा? क्योंकि चार पाली चाहिए और एस में कितनी होती है? दो, एक ऊपर की तरफ बना रहा था और एक नीचे की तरफ। डी कक्षक सिग्मा बंध, वेरी गुड। पाई डेल्टा लिख लो। समझ में आ गई कब कौन सा बंध बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा? पूरा खेल है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो बेटा। माना मुख्य अक्ष एक्स अक्ष है, 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 तो निम्नलिखित कक्षकों के अतिव्यापन से, तो निम्नलिखित कक्षकों के अतिव्यापन से कौन सा बंध बनेगा? तो निम्नलिखित कक्षकों के अतिव्यापन से कौन सा बंध बनेगा? लिखना शुरू करो बोर्ड पे से। और मुख्य अक्ष कौन सी है? लिख लो तो बताना, सॉल्व करना सिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। लिख लिया बेटा? अब देखो सुनो, जब भी क्वेश्चनों को सॉल्व करो, ठीक है, अगर वो मुख्य अक्ष का एक्स अक्ष तो वो यही होगी, अगर वो कहे मुख्य अक्ष वाई अक्ष तो वो भी यही होगी, और वो कहे मुख्य अक्ष जेड अक्ष तब भी वो यही होगी। इसका मतलब आपको हमेशा मुख्य अक्ष ये वाली लेनी है, ये एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है और ये जेड भी हो सकती है। अगर वो लिख के देगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और अगर वो नहीं लिख के देगा तो आपको मुख्य अक्ष जेड अक्ष को मानना है। किसको मानना है? ठीक है।
बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर वो नहीं लिख कर देता है कुछ भी तो मुख्य अक्ष कौन सी होगी? जेड अक्ष। अब सुनो, लाओ पेन लाओ, देखना बेटा, घर जाके तुम भी ऐसे करना, मैं तुम्हें सारे बॉन्ड बना के देता हूं, दो बनाओ। देखो ये कैसे दिया करो, नहीं दोनों दो वाला, 5 दो वाला नहीं, दो वाला लाओ, दोनों वाले पेनों से लिखा करो। देखो सुनो मेरी बात, इधर देखो, इधर देखो, ये वाली अक्ष कौन सी हो गई? एक्स अक्ष। मैंने क्या कहा है, हमेशा आप सभी को इस वाली अक्ष को मुख्य अक्ष मानना है। ये एक्स भी हो सकती है, ये वाई भी हो सकती है और ये जेड भी हो सकती है। पहला क्वेश्चन है पी एक्स, ये एक्स अक्ष है। कक्षक निकाल लो, जब कक्षक लिखाए थे ना वो निकाल लो, वाला पेज खोलो फटाफट, खोल लिया। उसमें पी एक्स कक्षक को देखो, पी एक्स कक्षक अक्षों के कहां उपस्थित है? ऊपर उपस्थित है। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये क्या हो गया? अक्ष हो गया। एक्स कक्षक पी एक्स के ऊपर और ये पी एक्स के ऊपर। समझ में आ गई बात? ये एक्स एक्सिस हो गई, क्लियर है? इस एक्स एक्सिस के ऊपर पी एक्स कक्षक और इधर पी एक्स कक्षक। कितनी लॉब इंटरेक्ट कर रही है? एक। और व्हेन वन लॉब इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब एक लॉब मिलती है तब कौन सा बनता है? सिग्मा। तो पी एक्स अतिव्यापन से एक्स अक्ष मुख्य अक्ष मानी जाती है, तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, ये कौन सी अक्ष थी? एक्स, तो इसको मैं वाई मान लूं। मेरी श्रद्धा है कि आपस में अंतर परिवर्तित होती रहती है, मैं इसको मुख्य अक्ष मानना, और ये दे रखी है एक्स, तो ये कौन सी हो गई? वाई। इसका मतलब पी वाई ऐसे प्रेजेंट होगा और दूसरा पी वाई ऐसे। कौन सा बॉन्ड? दो पाली आपस में अतिव्यापन करती है तो कौन से बंध का निर्माण होता है? पाई बंध इज आंसर। पी जेड, जब ये वाला अक्ष कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष, और मैंने इसको मान लिया था वाई, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? जेड। अरे हाँ या ना? अरे बैठ रहा नहीं बैठा तुम्हारे में? ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और पी जेड कक्षक इन्हीं पर तो उपस्थित होंगे। कौन सा? पाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पाई बॉन्ड। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। अरे हाँ या ना? ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली मैंने इस बार वाई मान ली। कौन सी मान ली? वाई। क्लियर है? यहां तक डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। और देखो देखो डायग्राम देखो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अक्षों के ऊपर स्थित है। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, उसमें खोया मत करो डायग्राम में, डायग्राम देखा फिर इधर देखो, बार बार नहीं कहना पड़ेगा। देखो डी एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष के ऊपर इधर एक पाली और एक इधर पाली, एक इधर पाली और एक इधर पाली। किसी कोई दिक्कत है क्या? दूसरा भी तो ऐसे ही होगा, सीन पास आएंगे, समझ में आ रहा है ना? एक एक पाली, वन लॉब इंटरेक्ट विद ईच अदर, देन सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ये लो सिग्मा dxy dxy। देखो ये कौन सी अक्ष हो गई? एक्स अक्ष, ठीक है, और ये वाली कौन सी मान ली? y। ये एक्स अक्ष, ठीक है, और दूसरी कौन सी मैंने मान ली? y, dxy। अरे हाँ ना? और dxy को देखो डायग्राम, अक्षों के बीच में, देखो 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 देखो, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, अक्षों के बीच में उपस्थित होते हैं, इसीलिए सारे कक्षक लिखाए मैंने। एक ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरा भी ऐसे प्रेजेंट होगा कि नहीं? और उसमें भी कहां पर प्रेजेंट होंगे? अक्षों के बीच में पास आएंगे। या तो कोई है नहीं पाली, ऊपर वाली पाली और नीचे वाली पाली, दो लो। कौन सा वर्ड? पाई। आ जाओ, डी वाई जेड कौन सा बनेगा? डेल्टा बनेगा। देखो आ जाओ, देखो देखो देखो, ये अक्ष कौन सी है? एक्स, ठीक है, इस वाली को y मान रहा हूं और इस वाली को z। अब इसमें x की तो बात करी नहीं है, y की बात करी है, दैट इज y। अरे y नहीं होगी क्या? और दैट इज z, ये तो x थी, दैट इज z। ठीक है, क्लियर है? कौन सा कक्षक है? dy z। मुझे पता है अक्षों के बीच में उपस्थित है, ठीक है, वो चार अक्ष में दूसरा भी ऐसे प्रेजेंट होगा। कितनी पाली इंटरेक्ट करेंगी? 4। कौन सा बॉन्ड बनेगा? हो जाएगा। आई कैसे बना दिया था? पेन अपने पास है, दिमाग है कि नहीं है तुम्हें पता होगा, लगाओ और बनाओ, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा। dxz देखो 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 देखो, ये अक्ष कौन सी हो गई? एक्स अक्ष, ठीक है, और एक्स के साथ कौन सी ले रहा है? जेड, ठीक है, ये एक्स है। अब क्या मैं इसको जेड कर देता हूं, ये वाली चेंज नहीं करनी है, ये वाली क्या है? एक्स, इससे सहूलियत रहती है। और ये वाली क्या कर दी मैंने? जेड। ये तो कर दी एक्स, और एक्स के साथ कौन सी कर दी? जेड। आप कैसे भी करके देख लेना, ऐसे भी करके देख लेना, आंसर चेंज नहीं होगा। और ये मैंने कर दी जेड।
कौन सा है DXZ, DXZ इसके बीच में ही तो उपस्थित होगा, आया ना, और दूसरा वाला भी सेम ऐसा ही होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? क्या यहाँ पर है क्या कोई बंद? यहाँ पर मैंने बताई है कोई वाली, देखो डायग्राम अपनी कॉपी में, DYXZ का अक्ष के ऊपर है कि अक्षों के बीच में? बीच में, तो ऊपर से और नीचे से अतिमान, और अक्षों में अतिमान कहाँ हो गई जब कक्षा की नहीं है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बंद बनेगा। प्रैक्टिस करना घर जाके। dx² डैश y² और px, देखो देखो देखो, ये एक्सिस कौन सी हो गई? x, और ये वाली कौन सी बने y, और ये कौन सी मान ली? z। देखो कौन सी है? x, x, और ये कौन सी है? y। क्लियर है? dx² डैश y², dx² डैश y² अक्षों के ऊपर उपस्थित है, dx² और ये y², और दूसरा कौन सा है? px, px ये होगा, बताओ, 1 1 लॉग, एक एक पाल इंटरेक्ट कर रही है, कौन सा 1 बनेगा? सिग्मा 1। dxy डैश py, dxy ये कौन सी अक्ष हो गई? x अक्ष, और ये वाली कौन सी हो गई? y, और dxy अक्षों के बीच में उपस्थित होते हैं, ठीक है? ये कौन सा है? py, जब ये x है ये y है तो ये भी y है भाई, dxy और py, समझ में आ रही है? ये वाली इस तरीके से उपस्थित है dxy, और ये वाला कौन सा है? py, ये रहा py कैसे उपस्थित होगा बेटा? इस तरीके से, आया ना? कौन सा बॉन्ड बनेगा? px py, px py, एक तो ऐसे है और एक ऐसे है, ऐसी कोई दिखाइए कि मैंने सिखाया है कुछ? पॉसिबल ही नहीं, कोई भी बंधन। लिख लो आंसर, हैं? रह गया क्या? कैसे रह गया है? dxy और pz, अरे इसको तुम बता दो, पेन को निकालो, पेन और दिमाग लगाओ, पाई बनेगा, है? करके देख लो, पता चल जाएगा। अरे यार पॉसिबल ही नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बना दियो, तुम 4 पाई बना देगा, और देखो कैसे बनाया, देखो ये dxy, ये कौन सा हो गया? x एक्सिस हो गया, और ये कौन सा हो गया? y, dxy अक्षों के बीच में, और अगला कौन सा है? pz है, pz ये ऐसी कौन सी सिखाई है मैंने तो या तो 2 ऐसे से सिखाई है, या 2 की सिखाई है, या 4 की सिखाई है, ऐसे तो कोई नहीं सिखाई, तो कोई भी बंधन नहीं बनेगा। क्लियर है आंसर की बात? ठीक है, कर लोगे तो पूरा खेल से करना है आपको, पेपर पेन अपन लेके जाते हैं, अपन आंसर भी आसानी से निकाल लेंगे, नकल भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है? और दिमाग लगाना, जबरदस्ती बंद मत बना देना, नहीं बन रहा हो तो भी कर दो साफ। कर लिया सबने आंसर? अब देखो सुनो, तो ध्यान रखना, ये कक्षक है और ये कक्षकों का अतिव्यापन हुआ, और अतिव्यापन होकर बल बने, कैसे सिग्मा बल बनेगा, कैसे पाई बनेगा, कैसे डेल्टा बनेगा। पाई की हम बात नहीं करते, समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अरे हाँ या ना तो बोलो। किसी कक्षक में अगर दिक्कत हो तो घर जाके प्रैक्टिस करना, समस्या हो तो कल फिर परसों सोमवार को अपन आपस में डिस्कशन करना है। अब देखो सुनो, अब क्या हुआ बेटा, आज तो अपन सबको पता है कि इसकी अणु की आकृति क्या होती है। जैसे मैंने आपसे कहा H2O जल की आकृति, आपको पता है कैसे शेप होती है? वी शेप होती है। अमोनिया की आकृति पिरामिड के शेप की होती है, आज आपको पता है। लेकिन पहली बार कोई तो ऐसा वैज्ञानिक होगा जिसने इसकी आकृतियों के बारे में बताया होगा, कोई तो ऐसा वैज्ञानिक होगा जिसने इसके बारे में बताया होगा। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था लीबेल, क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? लीबेल, ठीक है ना? तो लीबेल ने सबसे पहले CH4 अणु की आकृति के बारे में बताया, और उसने कहा कि CH4 अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो ऐसा नहीं है बेटा, साइंटिस्टों के मन में कोई विचार आया और जगह सुबह उठ के और कहा कि आज तुम्हें थॉमस की की आकृति चतुष्फलकीय है, और उन्होंने कह दिया और लिख दिया सबसे कि CH4 चतुष्फलकीय है, ऐसा नहीं है। उनके लिए सेमिनार होती है, संगोष्ठियों का आयोजन होता है। उस संगोष्ठी में जो साइंटिस्ट जिसने कोई रिसर्च करी है वो इस तरह खड़ा रहता है जैसे मैं खड़ा हूं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट पूरे विश्व के ऐसे बैठे रहते हैं जैसे आप सभी बैठे हुए हो। क्लियर है यहाँ तक की बात? फिर क्या हुआ, उसने इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया। एक्सप्लेनेशन कैसे दिया? उसने कहा कार्बन, फटाफट आंसर दो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है नहीं आता? अगर नहीं आता तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा मुझे, सरकारी बात नहीं है। 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। भाई पी कक्षक तीन प्रकार के जो भी पढ़ाए थे, px py और pz, सब कुछ पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, नहीं कहूंगा 11th में पढ़कर आए 12th में पढ़कर आए, ठीक है। 1s2 पर डेली का डेली याद करना, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। संयोजकता बंध सिद्धांत कौन से बंध के बारे में बात करता है? सहसंयोजक बंध के बारे में। और सहसंयोजक बंध के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक मेरा और एक तुम्हारा। बंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन साझा होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मेरा और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे तो कितने बंध बना लेगा? 2 बनाएगा। खुद का खुद के साथ बना डाला क्या? खुद को ब्याह खुद ही कर लेगा। बड़ा अजीब आदमी है। इसका भाई हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए आएगा, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसका। अभी अभी बताया ना बेटा, हाइड्रोजन का, पहले मुझे बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? ऐसा भी कोई है जिसको ये नहीं पता? बीएससी छोड़ देना भैया, साफ बात है। हाइड्रोजन का एक होता है इसका 1s1, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक s कक्षक है, और हाइड्रोजन का एक s कक्षक कौन से कक्षक से अतिव्यापन कर रहा है? px से, बता रहा हूं ना। और बाद में इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध बना रहे हैं। समझ में आई बात नहीं है? कैसे फिनोमेना होता है? पहले कक्षक आके जुड़ते हैं और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो पहले s कक्षक की और px की अतिव्यापन हुआ, और अतिव्यापन मैंने तुम्हें पढ़ाया है 3 प्रकार का। समझ में आ गई नहीं आई? अक्षीय अतिव्यापन, पार्श्वव्यापी और फेस वाइज, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, एक एक लॉग, 2 पाली, 4 पाली और 6 पाली, सब पढ़ा दिया। समझ में आ गई बात? तो अतिव्यापन हुआ, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन कितने बंध बनाएगा इस समय? 2। क्या कार्बन 2 बंध बनाता है या 4? क्या कार्बन कहीं 2 बंध भी बनाता है? बता। वेरी गुड, सही आंसर है। क्या कहा? कार्बन। बहुत शानदार, ये सुनना था। कार्बन, कार्बन की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कार्बन की संयोजकता 2 होती है, वो 2 संयोजकता ऐसे होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर यहाँ दूंगा तुम्हें सारे, जो वहां पर तुम्हारे दिमाग में बैठे थे। समझ में आ गई? कार्बन की संयोजकता 2 कैसी होती है? तो कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। इस स्थिति में कार्बन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और एक्साइटेड स्टेट में आके अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकालकर किसमें भेज देता है? 2pz में भेज देता है। क्या व्यवस्था होती है? 1s2 2s2 2px1 बेटा, 2py1 और 2p Z1 2 4 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कितने बंध बनेंगे? 4। समझ में आ गई बात? अब मैं लेकर आता हूँ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। हाइड्रोजन का एक s कक्षक आएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों आपस में देखो, इसका एक s एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसके पास कितने बेटा? d, 1 2 और 3। और कितने हाइड्रोजन टोटल बेटा? 4। कौन से वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं मैं? साइंटिस्ट का नाम था लीवाई। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन करेंगे। और कौन सा बंध बन रहा है? सिग्मा बंध नहीं, बोलो सहसंयोजक बंध। कौन सा? सहसंयोजक बंध बन रहा है। क्लियर है यहां तक की बात? देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत बात ही किसके बारे में करता है? सहसंयोजक बंध के बारे में। ये कभी भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में, उप सहसंयोजक बंध के बारे में बात नहीं करता, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम पेपर में पास होना है, हमें नंबर लेके आने हैं। ठीक है, इसकी एक ही गलती है, ये सहसंयोजक बंध की तो व्याख्या करता है बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन उपसहसंयोजक बंध की व्याख्या नहीं करता। उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है? जब दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हों। मुझे और आपको बॉन्ड बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन आपका और एक मेरा, कौन सा बंध? और दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हो तो उपसहसंयोजक बंध। और ये उपसहसंयोजक बंध के बारे में बात नहीं करता। क्लियर है यहां तक? ये अतिव्यापन, ये और ये बन गए बेटा 4 बंध। ये रहे 4 सहसंयोजक बंध या 4 सिग्मा बंध। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये वाला जो बॉन्ड बना है वो कौन कौन से कक्षकों के अतिव्यापन से बना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, SS। ये वाला ये S है, और ये PX छोड़ो, अभी तो SP लिख दूं, और ये वाला भी, और ये वाला भी।
अब साहब ये चीज वो पढ़ा रहा था, ठीक है ना, इतने बारे में बात नहीं थी, उसने इतना बना दिया, अभी तो इस पे बाद में आएंगे अपन, इतना बता दिया और इतना बता के उसने कहा था कि ऐसे ऐसे इसमें 4 बंद बनते हैं, कार्बन में CH4 में लीवेल बता रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया माहौल चल रहा था क्लास का, लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा था, तुम्हें समझ में आ रहा है। तभी एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ बीच में से, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट शक्तिमान में जैसे डॉक्टर जयकाल है ना, जिनका काम है गलत आविष्कार करना, ठीक है, तो वो खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने क्वेश्चन पूछा लीवेल से, लीवेल साहब, लीवेल सर, क्या ये चारों बंद एक जैसे हैं? लीवेल ने कहा हाँ चारों बंद एक जैसे हैं। सर सोच लो, क्या ये चारों बंद एक जैसे हैं? कि हाँ ये चारों बंद एक जैसे हैं। तो वो स्टूडेंट, वो जो साइंटिस्ट था, वो बोला सर आपने अभी अभी अतिव्यापन समझाया है, सब कुछ समझाया है, पहला बंद तो कौन से अतिव्यापन से बन रहा है? ऐसे से अतिव्यापन से बन रहा है, और बाकी 3 बंद कौन से अतिव्यापन से बन रहे हैं? एसपी अतिव्यापन से। तो इन तीनों अतिव्यापन एक जैसे, तो बनने वाला बंद भी एक जैसा होगा, उनकी ऊर्जा भी एक जैसी होगी, लेकिन इस अतिव्यापन से बनने वाला बंद की ऊर्जा अलग होगी, क्योंकि एस कक्षक तो अधिष्ठात्मक होते हैं और पी कक्षक। अब लीवेल फंस गया, लीवेल लगे बात तो मैंने जो कही कि चारों बंद एक जैसे होंगे, और अब 3 एक जैसे निकल रहे हैं और एक निकल रहा है, बात तो सही है। अब लीवेल टेंशन, अब जब लीवेल टेंशन में आया तो लीवेल का दोस्त था, टेंशन को दूर कौन भगाता है? उसके दोस्त का नाम था पॉलिंग, उसके दोस्त का नाम क्या था? पॉलिंग। पॉलिंग बहुत जोरदार साइंटिस्ट केमिस्ट्री में। पॉलिंग ने 2 कंसेप्टों की खोज करी है, एक तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन, और एक ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, और एक अनुनाद। एक तो संकरण की खोज करी और एक अनुनाद। अनुनाद को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ कर आए, और दोनों को शुरू करने से पहले एक बात बताइए कि दोनों ही अवधारणा काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध होता है, जैसे मात्र एक सहयोग माना जाए, जैसे धारावाहिक शुरू होता है ना, धारावाहिक शुरू होने से पहले क्या होता है? इस घटना के सभी पात्र और घटनाएं, इस धारावाहिक की सभी घटना और पात्र काल्पनिक है, इनका किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। अगर होता है तो सिर्फ मात्र एक सहयोग माना जाएगा। तो यही कहानी किसने दी? सेम पॉलिंग ने। पॉलिंग का मैं जो बातें कह रहा हूँ, ठीक है, वो काल्पनिक है, लेकिन बेटा उसकी कल्पना शक्ति इतनी जोरदार थी, जैसे मैं तुम्हें समावेशिता पढ़ा रहा था, तब कहता था कि इमेजिनेशन कल्पना करना सीखो। उसकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी थी कि वो जो भी इमेजिन करता था वो सही इमेजिन करता था। 99.99% एक्यूरेसी थी उसकी इमेजिनेशन। न तो उसने कभी भी प्रैक्टिकल लैब में नहीं गया किसी अपनी लाइफ में, ठीक है, बड़ा अलग टाइप का था वो, बस अपने तरीके से सेट करता था, न तो कभी लैब में गया, ना उसने कभी कोई प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया। वो खुद था, घरवाली से कहता कॉफी बना के ला, वो कॉफी बना के लेकर आती, और शीशे में अपने आप को देखता और कॉफी पीता और सोचता, ठीक है, पूरी की पूरी क्या चल रही थी? उसकी इमेजिनेशन चल रही थी। तो पूरा का पूरा सोचता रहा, और सोच के अब यहाँ पर वो फंस गया। कौन फंस गया?